हेलो स्टूडेंट, मैं प्रतीक चतुर्वेदी आपका फिजिक्स टीचर आपको क्लास 10th से रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन और बोर्ड रिलेटेड टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियोस में भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप लोग उसको देखें। ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है और लाइक बढ़ाएं। ध्यान से देखिए। क्लास 10th में हमारा जो वेटेज होता है उसमें पहली यूनिट होती फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जिसके सेक्शन ए सेक्शन बी दो टॉपिक होते हैं, जिसमें 10 to 13 मार्क्स, 9 to 12 मार्क्स और ओवरऑल 19 to 25 मार्क्स का आता है वर्क, पावर एंड एनर्जी एंड फोर्स। फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट से आपको लाइट मिलता है 5 to 7 सेक्शन ए में, 8 to 22 मार्क्स सेक्शन बी में और ओवरऑल 13 to 29 मिलते हैं। साउंड, थर्ड यूनिट आती है साउंड। साउंड में सेक्शन ए में 3 to 5, वो MCQ भी हो सकते हैं, वो वन वर्ड भी हो सकते हैं। सेक्शन बी में 6 to 8 मार्क्स और ओवरऑल 9 to 13 मार्क्स मिलते हैं। फोर्थ यूनिट आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें ओवरऑल 16 to 24 मिलते हैं। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट यूनिट आता है हीट। हीट में ओवरऑल 8 to 12 मार्क्स होते हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास 10th में कैलोरीमेट्री होता है और कैलोरीमेट्री से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट आती है मॉडर्न फिजिक्स, 9 to 14 मार्क्स आते हैं ओवरऑल, जिसमें सेक्शन ए में 4 to 7 एंड सेक्शन बी में 5 to 7 मार्क्स होते हैं। आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो हमको कवर करना है वो सबसे पहले हमको इलेक्ट्रिसिटी को कवर करना है और फोर्स को मेंटेन को करना है, फर्स्ट यूनिट को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने आपको जा रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लाइट और फिर डिस्कस करेंगे फोर्स। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। पहले आता है आपका मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स यूनिट है। आपको जो बुक में चैप्टर मिलेगा वो मिलेगा रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहले आपको बुक में जो कंटेंट मिलेगा वो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, हेनरी बैकुरल और इनके अकॉर्डिंग अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस होंगे। उसमें जो आपको न्यूमेरिकल का कंटेंट मिलेगा उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उस एलिमेंट से 3 टाइप के रेडिएशन फॉर्म निकलते हैं। वो होता है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम का पार्टिकल बोलते हैं 2He4, गामा को -1E0 बोलते हैं और ये नील होता है, इसके अंदर कोई मास नहीं होता। अब इस रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन होता है, सपोज एक X एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर A है और एटॉमिक मास Z है। मान लीजिए कोई एलिमेंट है X जिसका एटॉमिक नंबर A है, एटॉमिक मास Z है। अगर इससे अल्फा डिके होता है, अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है, तो इसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी, यानी एटॉमिक नंबर 2 कम और एटॉमिक मास 4 कम हो जाता है और एक नया एलिमेंट बनता है X डैश। ठीक, फिर से ध्यान से देखिए। अगर कोई एक एलिमेंट X है, उसमें एटॉमिक नंबर A है और एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर कहते हैं, वो Z है। उसमें अल्फा डिके होता है, तो अल्फा डिके होने के बाद उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट, अगर इसमें बीटा डिके होता है, ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें बीटा डिके होता है तो एक नया एलिमेंट बनता है C और उसके एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज हो जाता है, यानी A-1 हो जाएगा और ये एज इट इज बना रहेगा। सपोज यहां पे मान लीजिए अगर 32 था तो 32 से 30 हो जाएगा और यहां पे 31 हो जाएगा।
यहां पे 46 था तो 46 में से 4 लेस हुआ 42 हो जाएगा और ये एज इट इज 42 बना रहेगा। नेक्स्ट, अगर इससे गामा रेडिएशन डिके होता है तो ये सेम एलिमेंट क्रिएट होगा A-1 Z-4, एलिमेंट का नेचर चेंज हो जाता है। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास दिया हुआ है 7N14, ये नाइट्रोजन है, 7 उसका एटॉमिक नंबर है, 14 उसका एटॉमिक मास है। इसमें अल्फा डिके हुआ, अल्फा डिके होने के बाद एक नया एलिमेंट बना 7-2 एंड उस एलिमेंट को हम डिनोट कर दे रहे हैं B से 14-4, तो ये क्या बन गया 5 और ये क्या बन गया 10, तो एलिमेंट क्या बन गया 5B10। नेक्स्ट, उससे अगर बीटा डिके होता है तो जो एलिमेंट बन के तैयार होता है उस एलिमेंट को अगर हम C से डिनोट कर दें तो यहां पे 6 हो जाएगा, एक इंक्रीज, और यहां एज इट इज बना रहेगा 10। अगर इससे गामा रिलीज होता है तो ये कैसे आएगा, सेम बना रहेगा 6D10। क्लियर? फिर से एक बार इसको डाउट क्लियर करते हैं। हमें रेडियो एक्टिविटी में पढ़ना है, जो इक्वेशंस आती हैं वो इक्वेशन एक न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं, ये 2 मार्क्स की 3 मार्क्स की आती हैं। तो इस एलिमेंट हम ये पढ़ते हैं कि जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में डिके होते हैं तो वो अल्फा, बीटा एंड गामा फॉर्म में होते हैं। अल्फा को हम हीलियम का पार्टिकल बोलते हैं, बीटा को हम -1e0 बोलते हैं और गामा नील होता है। किसी एलिमेंट से अगर अल्फा डिके होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आ जाती है और एटॉमिक मास में 4 की कमी हो जाती है। लेकिन अगर बीटा डिके होता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज हो जाता है और एटॉमिक मास सेम बना रहता है। अगर गामा में डिके में कुछ होता है, गामा डिके निकलता है, तो उसमें जो एज इट इज बना है A-1 वो बना रहता है और ये Z-4, मतलब कोई चेंज नहीं होता है। इसी में जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन इस तरीके से भी आते हैं। सपोज हमको एक एलिमेंट दिया जाएगा 83X190 सपोज, और हमको एलिमेंट की सिचुएशन दी जाएगी, यहां ब्लैंक होगा, यहां ब्लैंक होगा, यहां पे लिखा होगा A, यहां लिखा होगा Q। फाइंड A एंड Q। तो A एंड Q अगर हमको फाइंड करना होगा और यहां पे रिलीज हो रहा है गामा और यहां रिलीज हो रहा है अल्फा, तो A और Q को हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उल्टा चलते हैं। 83X190 था, रिलीज क्या हो रहा था गामा, यानी इसके अंदर कोई कमी नहीं होगी, यानी ये क्या हो जाएगा 83 और ये क्या हो जाएगा 190। क्लियर? अब अल्फा है, अल्फा को हम क्या मन में सोचेंगे कि 2He4 होता है। ऐसे चलने पे 2 की क्या होती, कमी होती, तो ऐसे चलने पर 2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 83 में से 2 इंक्रीज हुआ, कितना आया 85, और इसमें से 4 इंक्रीज हुआ तो क्या आ गया 194, और यहां पे आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो हमको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, रेडियो एक्टिविटी में ये एक न्यूमेरिकल बनता है। बाकी मोस्टली इसमें थ्योरी पार्ट बनता है, अल्फा डिके, बीटा डिके, उनका पेंट्रेटिंग पावर, तो गामा की पेंट्रेटिंग पावर सबसे हाई होती है। एमसीक्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंट्रेटिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा हाई होती है, तो वो गामा की होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, इससे ठीक पहले के पहले वाला इलेक्ट्रिसिटी, लास्ट सेकंड। इलेक्ट्रिसिटी में आपको सबसे पहले हमको सर्किट डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो सर्किट सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। तो सर्किट डायग्राम को पता करने के लिए ध्यान से एक बार देखते हैं, ये हमारी सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी बैटरी। बैटरी के अंदर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। जब तक आप ऐसे डॉटेड ब्लॉक नहीं बनाएंगे तब तक वो इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है। बैटरी जो सप्लाई करती उसको हम करंट बोलते हैं।
इंटरनल रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, बैटरी की ताकत को हम EMF बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और रेजिस्टेंस में जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो है V। तो सबसे पहले जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसमें रिलेशन पूछा जाता है। रिलेशन के बाद इसी रिलेटेड न्यूमेरिकल है। आइए देखते हैं, पहले एक बार एक तुरंत रिलेशन देखते हैं क्या है। हम जानते हैं ओम्स लॉ होता है V = I × R, देन I बराबर V/R। ठीक, तो करंट I है, बैटरी से हमने टोटल EMF माना E, टोटल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r और कैपिटल R आपस में सीरीज में लगे हैं, तो सीरीज में रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कैपिटल R को V/I लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया I × V/I प्लस R × I = E। I से I कैंसिल, तो क्या बन गया R × I E - V। तो R की वैल्यू क्या आ गई, E - V/I। इस रिलेशन को हम जानते भी हैं, रिलेशन बिटवीन EMF, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इस नाम से बोर्ड में पूछा जाता है क्वेश्चन। क्या कि डिस्क्राइब या रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड EMF। ध्यान से देखते हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा R = E - V/I। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में इस रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन होगा कि एक बैटरी है हमारे पास, उसका EMF दिया हुआ है 2 वोल्ट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.6 ओम। दूसरी बैटरी है, उसका EMF सेम है, EMF जो दिया हुआ है वो दिया है 6 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस जो दिया है वो दिया है 2 ओम। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं क्या रिलेशन होता है, R = E - V/I, देन IR = E - V। अब E कितना है 2, V पता नहीं, I पता नहीं, स्मॉल r कितना है 6R। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड, 6 - V = 2R, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन बनके फॉर्म होती हैं। इन इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो मेरी वैल्यू V और I की आ जाती है। क्लियर? जैसा कि हमने देखा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से दिखाते हैं, EMF को हम E से दिखाते हैं, V को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं, I को करंट बोलते हैं। इस रिलेटेड आप इस फॉर्मूले से रिलेटेड डायरेक्ट एक तो आता है कि हमको वैल्यूज दी जाएंगी, वैल्यू पुट करके आंसर निकालना होता है। जो इक्वेशन फॉर्म में आता है, जो टफ बनेगा क्वेश्चन थोड़ा सा, वो इस फॉर्म में बनेगा। क्लास 12th में भी ये क्वेश्चन बनता है और क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन बनता है। हमें दिया जाएगा किसी बैटरी का EMF 2 वोल्ट है, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.6 है। कोई दूसरी बैटरी जिसका पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट है EMF, ठीक, और R दिया है 2 ओम। अब हमको फाइंड करना है V एंड R। तो हम इसी इक्वेशन की हेल्प से R = E - V/I से हम दो इक्वेशन बनाएंगे। पहला केस ये लेंगे और सेकंड केस ये लेंगे। जैसे ही ये इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन को सॉल्व हम कर लेंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के मेथड से, और हमें E और V आ जाएगा। क्लियर? सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हम जान लें कि इन सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सबका एडिशन होता है। मतलब सीरीज में लगा हुआ रेजिस्टेंस अगर हम लगा दें तो हमको जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। इन पैरेलल
जो वैल्यू मिलेगी वो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 डैश डैश। ठीक, इस रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन होगा कि दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, उनको एक सिस्टेमैटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है। उन रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम और ये है 3 ओम। पोटेंशियल इसका है 10 वोल्ट। क्वेश्चन होगा फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड द इलेक्ट्रिक पावर इन ईच रेजिस्टेंस। तो हम इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। जब हमको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बैटरी से जो करंट चल रहा है क्या वो करंट आपस में डिवाइड हो रहा है। अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो वो हो जाएगा पैरेलल, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा सीरीज। इसमें जो करंट जा रहा है वही सेम करंट इसमें जा रहा है। इट मींस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यानी 2 + 3 इज इक्वल टू 5 ओम। ये आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, पोटेंशियल जो होता है वो सीरीज में डिवाइड होता है बट करंट सीरीज में डिवाइड नहीं होता है। फिर से समझिए जो हम कीवर्ड बोल रहे हैं, पोटेंशियल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ जब रेजिस्टेंस लगे होते हैं सीरीज में वहां डिवाइड होता है बट करंट डिवाइड नहीं होता। तो जो करंट डिवाइड नहीं होता तो करंट को ही हम बेस रख के इसको फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है P = I²R। ठीक, अब I निकालने के लिए सबसे पहले हम ओम्स लॉ लगाएंगे। V/I = R। इट मींस V कितना था मेरे पास 10, I पता नहीं, R कितना मेरा आया था 5, यानी I की वैल्यू आ गई मेरी 2 एम्पियर। हमें ये पता चल गया कि सर्किट से जो करंट चल रहा है वो कितने एम्पियर का चल रहा है, 2 एम्पियर का। अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में अब 2 एम्पियर का जो करंट आएगा वो इसमें भी आएगा, 2 एम्पियर का करंट इसमें भी आएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, P = I²R से 2 का स्क्वायर इंटू 2, 2 2 = 4, 2 = 8 वॉट। नेक्स्ट ये P1 आ गया, P2 2 स्क्वायर इंटू 3 यानी 4 3 = 12 वॉट। यानी मेरे जो करेक्ट आंसर आए वो 8 वॉट एंड 12 वॉट आया। 8 वॉट एंड 12 वॉट आया। ठीक, चलिए ध्यान से देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन को करने पर हम ये अगर देखें कि ये लॉन्ग बता रहे हैं तो लॉन्ग से ही हमें शॉर्ट मिलते हैं। इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखेंगे तो इनसे ही आपके वन वर्ड सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, जैसा कि अभी हमने कीवर्ड भी बताया, इस कीवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। R = E-V/I से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो सर्किट डायग्राम बना होता है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है ये, सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन सही करते हैं, लेकिन जो सही नहीं कर पाते हैं उन्हीं के लिए हम एक मेथड बता रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि किसी एक पॉइंट से, चाहे पॉइंट A चाहे पॉइंट B, हमें फाइंड करना है टोटल R। किसी एक पॉइंट से करंट को रिलीज करो। जहां करंट बट जाए, जहां करंट डिवाइड हो जाए वो हो जाएगा पैरेलल, और जहां करंट सेम रहे वो हो जाएगा सीरीज।
यहां से करंट चलता है, जो करंट इसमें आता है वो करंट इसमें आता है, हमें ये कंफर्म हो गया कि ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। लेकिन यहां पे आते ही उसको एक धोखा मिल जाता है। क्या मिल जाता है धोखा? वहां पे ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जैसे हमारी वसीयत डिवाइड होती है। ठीक, अब ये दो हिस्सों में डिवाइड होते ही यहां पे जो करंट जाएगा वही करंट इसमें जाएगा, वही करंट इसमें जाएगा, यानी ये हमको क्लियर होता है यहां पे जो करंट आ रहा है वो क्या होगा, सर्किट सीरीज में होगा। किसमें होगा? सीरीज में। तो 2 और 2 और 2 कितना आ गया हमारा नेट? 6 ओम। क्या हम यहां इसको हटा के 6 ओम लगा सकते हैं? अब जब 6 ओम लगा सकते हैं, यानी इन तीनों को हटा के 6 ओम लगा, वो 6 ओम इसके किसमें हो गया? पैरेलल में। तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम आ गया 6, 1 + 3 यानी 4/6। तो r डैश इज इक्वल टू 6/4 यानी 1.5 ओम। अब हमारा इसको पूरा हटा के हम 1.5 लगा सकते हैं। अगर हम देखें तो मेरा नया सर्किट ऐसा कुछ बन के तैयार हुआ। ठीक, अब ये सब हम देखें तो ये सब किस में लगे हुए हैं? सीरीज में। यानी आंसर मेरा आ गया 2 + 2 + 1.5 जो आपने निकाला था, +2 + 2, ये मेरा टोटल R हो गया। ध्यान से देख लीजिए, घबराना नहीं है हमको। जहां पे करंट डिवाइड हो रहा है वो होगा हमारा पैरेलल, और जहां करंट नहीं डिवाइड हो रहा है वो होगा हमारा सीरीज। पहला कीवर्ड इलेक्ट्रिसिटी का, सर्किट डायग्राम का। सेकंड कीवर्ड, पोटेंशियल डिवाइड होता है हमारा सीरीज में और पोटेंशियल सेम रहता है हमारा पैरेलल में। अगर कभी रेजिस्टेंस से सर्किट डायग्राम आए तो ये दो कीवर्ड ध्यान में रखिए। पहला, करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो सीरीज। करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सेम है, तो सीरीज, और पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो सीरीज। ठीक, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है इलेक्ट्रिक बिल रिलेटेड। जो हमारे घरों में बिल आता है, आइए हम देखते हैं कैसे हमको बिल निकालना होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी बिल जो चेक किया जाता है उसकी यूनिट होती है 1 किलोवाट आवर। इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट, जो गवर्नमेंट अलग अलग यूनिट डिसाइड करती है। सपोज जैसे 5 रुपीज है पर यूनिट कॉस्ट। ठीक, इसको निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी मेरी पावर है उस पावर इनटू टाइम, लेकिन वो टाइम किस में होना चाहिए? आवर में। इसको एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या? किलो मतलब 1000, आवर मतलब घंटे। ठीक, जब कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस 1 आवर कंज्यूम करे, और जब कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस, सपोज मान लीजिए 1000 है, 1000 को 1 घंटे तक चलाएंगे अगर हम, तो उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। क्या बोलेंगे? 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट आवर। इस रिलेटेड कैसे आते हैं क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। सपोज मेरे पास दिया जाएगा कि एक हाउस में 6 फैन है और एक फैन 100 वॉट का है, तो टोटल फैन कितने हुए? टोटल फैन का जो पावर आया वो 6 × 100 यानी कितना आ गया? 600 वॉट। ठीक, अब उनको जो टोटल टाइम चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है 5 आवर। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो आपसे 4 रुपए कॉस्ट लेती है। अब हमसे पूछा गया फाइंड बिल, डेली बिल हमको बताना है। तो डेली बिल कैसे निकलेगा? कॉस्ट इज इक्वल टू एनर्जी, जो हमारी एनर्जी आई, इनटू कॉस्ट इन 1 यूनिट। तो एनर्जी निकालने के लिए पावर इंटू टाइम अपॉन 1000, क्योंकि किलो में बदलना है, इंटू 1 यूनिट। 1 यूनिट है आपकी 4। पावर कितना है 6 फैन का? 600। टाइम कितना है? 5 अपॉन 100 इंटू 4। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मेरा बिल आ जाएगा।
यही बिल आपसे मंथली पूछेगा तो मंथली में आप इंटू 30 कर देंगे। कभी कभी पूछ लेता है जुलाई का निकालिए, तो जुलाई में हम ये ध्यान रखें कि जुलाई में 31 डे होता है। कभी कभी कह देगा कि फरवरी में निकालिए, वो फरवरी 2024 की है, तो 2024 की अगर फरवरी होगी तो उसमें 28 डेज होंगे, 29 डेज। ये आप देख लीजिएगा कि लीप ईयर है कि लीप ईयर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तो मैंने हेल्प करी कि 2024 है लीप, ठीक। अगर नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, इसमें जो नया न्यू तरीके का क्वेश्चन आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पावर का। एक बार देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर को जल्दी से। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T। सेकेंड फॉर्मूला होता है VI। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है I² और V²/R। क्वेश्चन में वर्क दे देगा, टाइम दे देगा, पावर फाइंड करना होगा, पोटेंशियल दे देगा, करंट दे देगा, पावर फाइंड करना होगा। पावर की यूनिट होती है वॉट और जूल पर सेकेंड, ये होती है एमकेस और SI। और CGS यूनिट होती है अर्ग पर सेकेंड। तो इस रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें क्वेश्चन और कैसे आएगा, आपको पावर में वर्क और टाइम से रिलेटेड आ सकता है, पोटेंशियल करंट से रिलेटेड आ सकता है, करंट और रेजिस्टेंस से रिलेटेड आ सकता है, और V और R से रिलेटेड आ सकता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन पूछेगा हाउ मेनी रेजिस्टेंस, हमें टोटल कितने रेजिस्टेंस लगाएं पैरेलल में जब हमें जो नेट वैल्यू मिले वो मिले 176 ओम की, ठीक। इसको हमको सॉल्व करना होता है। कैसे सॉल्व करते हैं, हमें लगाना किस में है, इन पैरेलल में। तो मानेंगे लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इज n, ठीक। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश n टाइम्स 1/R इज इक्वल टू n/R, ठीक। 1/R डैश मान लें इसको 76 इज इक्वल टू n/, हमें दिया हुआ है ईच रेजिस्टेंस 44 ओम का, तो 44, तो n इज इक्वल टू 176/44 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कि 44 ओम के कितने रेजिस्टेंस लगाए कि नेट वैल्यू। हमने आपको ये बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन बताए, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा अपने सैंपल पेपर और क्वेश्चन बुक से, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपके जो बचे हुए टॉपिक हैं उसको हम बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक।